प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे धातु कर्म का अगला स्टेप, यानी अयस्क से धातु प्राप्त करने के क्रम में जो वेरियस स्टेप्स हैं जो आपको लिखाया गया था। सबसे पहले क्रशिंग करते हैं, तब पाउडरिंग करते हैं, उसके बाद अयस्क का सांद्रण करते हैं, फिर सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलते हैं, फिर धातु के ऑक्साइड का अवकरण करते हैं। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो धातु के ऑक्साइड को अवकृत करके धातु प्राप्त करते हैं, उस धातु में यदि कुछ अशुद्धियां रह गई हों तो उस अशुद्ध धातु को कैसे शुद्ध करेंगे, यानी अगला स्टेप अशुद्ध धातु का शुद्धिकरण, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो हेडिंग दीजिए अशुद्ध धातु का शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल। इसके लिए कुछ प्रोसेस हैं, कुछ विधियां हैं। इसके लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल किए जाते हैं वे हैं, पहला द्रवण, लिक्वेशन इंग्लिश में, दूसरा आसवन, इंग्लिश में डिस्टिलेशन, तीसरा वैद्युत शोधन, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, उसके बाद वाष्प प्रावस्था शुद्धिकरण, वेपर फेज रिफाइनिंग, और मंडल परिष्करण। मंडल परिष्करण, जोन रिफाइनिंग। इसमें ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिससे कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एक करके सभी को हम देखेंगे। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये जो विधियां हैं ये किन धातुओं के लिए यूज की जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि द्रवण है या आसवन है या वैद्युत शोधन है, मंडल परिष्करण, वाष्प प्रावस्था शुद्धिकरण, ये जो मेथड है ये किन धातुओं के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में पूछा जाता है, कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में। और ये किस सिद्धांत पर आधारित है, ये दो चीजें, किन धातुओं के लिए उपयोग में लाई जाती हैं और किस सिद्धांत पर आधारित है, यही इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहला देखते हैं द्रवण, लिक्वेशन। नाम से ही क्लियर है, यानी इसमें क्या किया जाता है कि अशुद्ध धातु जो हम लोग प्राप्त करते हैं अवकरण के बाद, उस अशुद्ध धातु को गर्म करते हैं। तो गर्म करते हैं तो जो अशुद्धियां उसमें, जैसे मान लीजिए कि धातु और अशुद्धि, वैसे धातु का शुद्धिकरण इसमें किया जाता है जिसका गलनांक कम होता है। मान लीजिए कि शुद्ध धातु का गलनांक कम है और अशुद्धियों का गलनांक ज्यादा है, तो जब हम लोग पिघलाएंगे तो कौन पहले पिघलेगा, जिसका गलनांक कम है। किसका गलनांक कम है? शुद्ध धातु का। तो शुद्ध धातु पहले पिघल करके निकल जाएगा और अशुद्धियां नहीं पिघलेगी। जब शुद्ध धातु पिघल कर निकल गया तो उसको अलग कर लिए और उसको ठंडा कर लेंगे, शुद्ध धातु हमको प्राप्त हो जाएगा। यानी इसका उपयोग किया जाता है कम गलनांक वाले धातुओं के लिए। यह किस सिद्धांत पर आधारित है, तो अशुद्धियों का गलनांक अधिक तथा
शुद्ध धातु का गलनांक जब कम होता है तब इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, कब इसका उपयोग किया जाता है? तो जब अशुद्धि का गलनांक अधिक हो तथा शुद्ध धातु का गलनांक क्या हो? शुद्ध धातु का गलनांक कम होता है तब इसका उपयोग किया जाता है। जब हम लोग पिघलाएंगे तो जो शुद्ध धातु है उसका गलनांक कम होने के चलते वो पहले पिघल कर निकल जाएगा और अशुद्धियां नहीं पिघलेगी। शुद्ध धातु पिघल कर निकल गया, उसको अलग करके उसको ठंडा कर लेंगे, शुद्ध धातु ठोस रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो गया द्रवण। अब दूसरा देखिए, आसवन, डिस्टिलेशन। इसका उपयोग किया जाता है कम क्वथनांक वाले धातुओं के लिए। इसका उपयोग कम क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, कम क्वथनांक वाले धातुओं के लिए किया जाता है। तो कम क्वथनांक वाले धातु जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी के लिए। और इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसको हम नोट कर लें। लेड, टीन, बिस्मथ के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेड, टीन, बिस्मथ जो होते हैं इनका गलनांक कम होता है और अशुद्धियों का गलनांक अधिक होता है। तो जब पिघलाएंगे तो ये धातु पिघल करके पहले अलग हो जाएंगे, ठंडा करके शुद्ध धातु प्राप्त कर लेंगे, अशुद्धियां अलग हो जाएंगी। आसवन में जिंक, कैडमियम और मरकरी जैसे धातुओं के लिए आसवन किया जाता है। इनका क्वथनांक कम होता है और अशुद्धियों का क्वथनांक अधिक होता है। तो आसवन में क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए कि ये कंटेनर हो गया, यहां से हम लोग गर्म कर रहे हैं। अब जब गर्म करेंगे तो इसमें जो जिसका क्वथनांक कम है वह इधर से वाष्प के रूप में निकलेगा। वाष्प के रूप में निकलेगा तो वाष्प को हम लोग क्या किए कि एक कंडेंसर द्वारा इसमें ये वेपर के रूप में, वाष्प के रूप में कौन जाएगा? तो जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, जिसका कम क्वथनांक होगा वह वाष्प के रूप में निकल जाएगा। और वाष्प इधर आ गया, कंडेंसर में यहाँ ठंडा हो गया और ठंडा होकर के इसमें इकट्ठा हो गया। इसमें हमको जिंक, कैडमियम और मरकरी जैसे जो धातु हैं जिनका क्वथनांक कम होता है, ये वाष्पित होकर के इधर आ गए और जिसका क्वथनांक अधिक है वह इसी में रह जाएगा, यानी इसमें कौन आ जाएगा? तो अशुद्धियां आ जाएगी। एक बार फिर से देखिए, जब शुद्ध धातु का क्वथनांक कम हो और अशुद्धियों का क्वथनांक अधिक हो तो आसवन करते हैं। आसवन में कंटेनर में इसको गर्म किए तो जिसका क्वथनांक कम है, जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी का क्वथनांक कम होता है, तो जिसका क्वथनांक कम है वो पहले वाष्प में बदलेगा। अब वाष्प में बदल गया, वाष्प इधर से आकर के कंडेंसर है, इसमें आकर के ये संघनित होगा और संघनित होकर के यहाँ द्रव के रूप में आ जाएगा। इस तरह से शुद्ध धातु जो है कम क्वथनांक होने के चलते वाष्प में बदल करके यहाँ आकर के द्रवीभूत हो गया, इकट्ठा हो गया और इसमें अशुद्धियों का क्वथनांक अधिक है, इसलिए अशुद्धियां इसमें रह गई। इस प्रकार शुद्ध धातु अलग हो गया और अशुद्धियां अलग हो गई। तो ये हम लोग देखे दूसरा आसवन, डिस्टिलेशन। अब तीसरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वैद्युत शोधन, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। वैद्युत शोधन, इसका उपयोग मुख्यतः किया जाता है कॉपर तथा जिंक जैसे धातु के लिए।
इसका कॉपर और जिंक जैसे धातुओं के लिए इसका ज्यादातर उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है जरा समझें कि जो अवकरण के पश्चात जो हमको अशुद्ध धातु प्राप्त होता है, उस अशुद्ध धातु का मोटा एनोड लिए, मोटा एनोड हो गया, यह अशुद्ध धातु क्या है, यह जो अयस्क से जो धातु हमको प्राप्त हुआ, अशुद्ध धातु, क्रूड मेटल, कच्चा धातु, यह उसका मोटा एनोड बना लिए, यह एनोड हो गया किसका, तो अशुद्ध धातु का, अशुद्ध धातु का। अब उसी धातु का, जैसे मान लीजिए हम कॉपर का निष्कर्षण कर रहे हैं, तो अयस्क से जो अशुद्ध कॉपर प्राप्त हुआ, उस अशुद्ध कॉपर का यह मोटा क्या बना लिए, एनोड बना लिए, और कहीं से शुद्ध कॉपर का पतला कैथोड लेंगे। यह हो गया कैथोड किसका, तो शुद्ध धातु का। ध्यान रखना है कि सेम धातु होना चाहिए। कॉपर का निष्कर्षण कर रहे हैं, जो अयस्क से अशुद्ध कॉपर प्राप्त हुआ उसका मोटा एनोड बना लिए, और कहीं से शुद्ध कॉपर का पतला कैथोड लेंगे। अब इसको हम जोड़ देंगे इलेक्ट्रिक सोर्स से, इलेक्ट्रिक सोर्स से इस तरह से जोड़ देंगे। इसमें हम लोग कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे। किसका सॉल्यूशन लेंगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी उसी धातु के लवण का विलयन। जिस धातु का शुद्धिकरण कर रहे हैं उसी धातु के लवण का विलयन लेना है। कॉपर का यहां पर ले रहे हैं इसलिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिए। अब होगा क्या, एक बार फिर से प्रोसेस समझ लीजिए और इसको नोट कर लेंगे। एक पात्र में, ये कंटेनर हो गया, एक पात्र में अशुद्ध धातु का मोटा एनोड लेते हैं तथा शुद्ध धातु का पतला कैथोड लेते हैं। उसी धातु का लवण का विलयन वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है। यह हो गया वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य। अब जब विद्युत धारा, दोनों इलेक्ट्रोडों को विद्युत स्रोत से जोड़ दिए, जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो एनोड गलने लगेगा। कौन गलने लगेगा, एनोड। और एनोड जब गलेगा तो इसमें से कॉपर जो है वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करके कॉपर आयन में बदल जाएगा। इसमें कॉपर भी है और अशुद्धियां भी है, तो कॉपर इसमें से, चूंकि यह क्या है, एनोड, और एनोड पर होता है ऑक्सीकरण, तो एनोड पर क्या होगा कि कॉपर जो है यह इलेक्ट्रॉन का त्याग करके कॉपर आयन में बदल गया। यह हो गया ऑक्सीकरण। आप लोगों को 11th में रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ाया गया था, ऑक्सीकरण अवकरण। अब कॉपर आयन यहां पर आ गया। अब यह कॉपर आयन कहां जाएगा, तो कैथोड पर, और कैथोड पर जाकर के यह कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर में बदल गया, यानी अवकरण हो गया। तो इस तरह से देखिए, यहां जो कॉपर के परमाणु हैं ये इलेक्ट्रॉन त्याग करके कॉपर आयन में या विलयन में आ गए। अब यहां से कॉपर आयन कहां गया, कैथोड पर गया। कैथोड पर जाकर के यह इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर में बदल गया, यानी यहां से कॉपर निकला विलयन में आया, और विलयन से यहां जाकर इकट्ठा, फिर यहां से निकला यहां आया, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, यहां से यहां, यानी यहां से कॉपर के परमाणु निकलते जाएंगे और कैथोड पर जमा होते जाएंगे। तो एनोड गलने लगेगा और कैथोड मोटा होने लगेगा। अब एनोड जब गलने लगेगा तो अशुद्धियां आकर के यहाँ नीचे बैठ जाएगी, और इन अशुद्धियों को क्या कहते हैं, तो एनोड मल्ट, एनोड मल्ट के नाम से जाना जाता है। इस तरह जब ये पूरा गल जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे कि विद्युत स्रोत से इसको सप्लाई देना बंद कर देंगे और इसको हम लोग निकाल देंगे, हमको शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। वैद्युत शोधन प्रक्रिया में एक विद्युत अपघटनी सेल में अशुद्ध धातु का मोटा एनोड लेते हैं तथा शुद्ध धातु का पतला कैथोड लेते हैं। उसी धातु के लवण का विलयन वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है।
जब विद्युत धारा दोनों इलेक्ट्रोडों को विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं, जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो एनोड गलने लगता है तथा एनोड से धातु के परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके आयन में बदलते हैं और यह आयन विलयन में आता है। फिर विलयन से आयन कैथोड पर जाता है जहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके धातु के परमाणु में बदल जाता है। इस तरह एनोड पर ऑक्सीकरण तथा कैथोड पर अवकरण होता है। एनोड गलने लगता है, कैथोड मोटा होने लगता है। जब एनोड पूरी तरह गल जाता है तो क्या करते हैं कि विद्युत सप्लाई देना बंद कर देते हैं और हम लोग कैथोड से शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं और सुधियां एनोड के नीचे बैठ जाती है, जिसको क्या कहते हैं, एनोड। आप लोग आराम से वीडियो को पॉज कर करके और जो भी बताए हैं प्रोसेस, उस प्रोसेस को लिखते जाएंगे और नोट्स बनाते जाएंगे। तो ये हम लोग देखिए वैद्युत शोधन के बारे में। इसके बाद दो जो दिखाया गया आप लोगों को, वाष्प प्रावस्था शुद्धिकरण और मंडल परिष्करण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंडीशन में। तो देखिए वाष्प प्रावस्था शुद्धिकरण, इसमें क्या होता है कि अशुद्ध धातु को पहले एक वाष्पशील यौगिक में बदलते हैं और फिर उस वाष्पशील यौगिक को गर्म करते हैं तो शुद्ध धातु अलग हो जाता है और हमको शुद्ध धातु प्राप्त हो जाता है। वाष्प प्रावस्था से क्लियर ही है कि शुद्ध धातु जो हम लोग अयस्क से प्राप्त करते हैं उसको किसमें बदलते हैं, वाष्प की अवस्था में बदलते हैं। यानी इस विधि में अशुद्ध धातु को पहले अस्थायी वाष्पशील यौगिक में परिवर्तित करते हैं, जो अपघटित होकर जो उच्च ताप पर अपघटित होकर जो उच्च ताप पर अपघटित होकर शुद्ध धातु देता है। यही इसका प्रिंसिपल है, यह सिद्धांत है इसका कि अशुद्ध धातु को पहले अस्थायी वाष्पशील यौगिक में परिवर्तित करते हैं और यह अस्थायी वाष्पशील यौगिक उच्च ताप पर अपघटित होता है और शुद्ध धातु देता है। इसमें दो प्रोसेस आता है। इस विधि का उपयोग किया जाता है निकेल, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम इत्यादि धातु के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दो प्रोसेस आता है। पहला है मॉन्ड प्रोसेस। मॉन्ड प्रोसेस से निकेल धातु का शुद्धिकरण किया जाता है, शुद्धिकरण करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि मॉन्ड प्रोसेस से निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग करते हैं, तो निकेल याद रखना है। या निकेल का शुद्धिकरण किस विधि से करते हैं, तो मॉन्ड प्रोसेस से करते हैं। मॉन्ड वैज्ञानिक का नाम है। इसमें क्या करते हैं कि जो अशुद्ध निकेल है इसको कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो बन जाता है निकेल टेट्राकार्बोनिल। यह अस्थायी वाष्पशील यौगिक है। अब इसको पुनः उच्च ताप पर, यानी यहां जो ताप लगेगा इससे अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो निकेल अलग हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग
यहाँ पर शुद्ध निकेल हमको प्राप्त हो जाता है। फिर से देखिए, अशुद्ध धातु को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ गर्म करके एक अस्थायी वाष्पशील यौगिक बनाए और इसको इससे भी उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो यह घटित होकर के शुद्ध निकेल देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाता है और इसमें यदि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसी अशुद्धियां हैं, यदि इसमें अशुद्ध धातु में, तो ये भी क्या हो जाती हैं, ये भी निकल जाती है। तो ये हम लोग देखें मॉन्ड प्रोसेस वाष्प प्रावस्था शुद्धिकरण में। इसमें एक और मेथड आता है वान आर्केल मेथड। वाष्प प्रावस्था शुद्धिकरण का ही प्रोसेस है। इसका उपयोग किया जाता है टाइटेनियम, जिरकोनियम इत्यादि के लिए। टाइटेनियम, जिरकोनियम, जैसे टाइटेनियम जो है इसका हम लोग आयोडीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बन जाता है टाइटेनियम टेट्रा आयोडाइड। यह अशुद्ध टाइटेनियम है, आयोडीन के साथ रिएक्शन करके आयोडीन के साथ गर्म किए तो टाइटेनियम टेट्रा आयोडाइड। यह हो गया अस्थायी वाष्पशील यौगिक। अब यह अपघटित होकर के शुद्ध टाइटेनियम दे देगा और आयोडीन निकल जाएगा। यदि साथ साथ इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे अशुद्धियां हैं तो ये भी निकल जाएगी और यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, शुद्ध टाइटेनियम। तो वाष्प प्रावस्था शुद्धिकरण देखें, उसमें पहले अशुद्ध धातु को अस्थायी वाष्पशील यौगिक में बदलते हैं और यह उच्च ताप पर अपघटित होकर के क्या देता है, शुद्ध धातु। इसमें दो प्रोसेस देखें, मॉन्ड प्रोसेस और वान आर्केल मेथड। मॉन्ड प्रोसेस का उपयोग करते हैं निकेल के लिए और वान आर्केल का टाइटेनियम, जिरकोनियम इत्यादि धातुओं के लिए। अब जो लास्ट है वह है जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग, मंडल परिष्करण। इसका यह मॉडर्न मेथड है, मॉडर्न मेथड, आधुनिक। इसका उपयोग किया जाता है अति शुद्ध धातु, अति शुद्ध धातु इंग्लिश में अल्ट्रा प्योर मेटल प्राप्त करने के लिए। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है कंडीशन में, मेडिकल इंजीनियरिंग में, कि जोन रिफाइनिंग मेथड इज यूज्ड फॉर, या अल्ट्रा प्योर मेटल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, चार ऑप्शन रहेगा। यदि जोन रिफाइनिंग ऑप्शन है तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, अल्ट्रा प्योर मेटल प्राप्त करने के लिए। इसमें क्या होता है, यह यूज किया जाता है अर्धचालकों, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि के शुद्धिकरण के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्धचालक में जो सिलिकॉन, जर्मेनियम का उपयोग किया जाता है, इसका शुद्धिकरण किस विधि से करते हैं, तो मंडल परिष्करण से। इसमें क्या होता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यह सिद्धांत पर आधारित है कि अशुद्धियों की, इसका जो सिद्धांत है, अशुद्धियों की घुलनशीलता द्रव अवस्था में अधिक होती है। ये समझिए कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि यह आपका अशुद्ध धातु है, अशुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम है। नीचे से हम लोग हीटर लगाते हैं, हीटर लगाएंगे तो हीटर, और यह यहाँ हीटर है, यहाँ से इसको पास कराएंगे, ऐसे पास कराएंगे तो आपको लिखा है कि अशुद्धियों की घुलनशीलता द्रव अवस्था में अधिक होती है। जब यह पास करेगा तो जो अशुद्धि है वो पहले पिघलना शुरू होगा, अशुद्धि पिघलना शुरू होगा और ये बढ़ते जाएगा, अशुद्धि इधर बढ़ते जाएगा। ये शुद्ध धातु इधर बढ़ रहा है और चूंकि हम गर्म कर रहे हैं
तो अशुद्धि जो है इधर आते जाएगा, क्योंकि इधर हीट मिल रहा है, इधर आते जाएगा, आकर यहाँ पर एक जगह जमा हो जाएगा अशुद्धि। अब काट करके यहाँ से अशुद्धि को हटा लेंगे, बाकी शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर हम हीटर लगाए हैं और यहाँ से ये अशुद्ध धातु को हम धीरे धीरे यहाँ से बढ़ा रहे हैं। तो हीटर जहाँ पर है तो यहाँ पर यह धातु को क्या करेगा, गर्म करेगा। गर्म करेगा तो अशुद्धियाँ द्रव अवस्था में अधिक घुलनशील होती हैं, तो अशुद्धियाँ जो है वो पिघलेंगी और पिघल करके धातु इधर बढ़ते जाएगा और अशुद्धियाँ आकर के एक किनारे, यहाँ पर धातु इधर शुद्ध धातु जा रहा है और अशुद्धियाँ इधर आकर के एक जगह इकट्ठा हो जाएगी, काट करके हटा देंगे, अशुद्धि हट जाएगी और शुद्ध धातु हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो गया जून रिफाइनिंग मेथड। इसमें याद रखना है कि अति शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए और अर्धचालक में जो सिलिकॉन जर्मेनियम यूज होते हैं इसके लिए उपयोग किया जाता है। तो जितने भी मेथड बताए हैं उनमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, यह विधि किस धातु के लिए, किसके लिए उपयोग किया जाता है, ये याद रखना है। तो इस तरह हम लोग देखिए अशुद्ध धातु का शुद्धिकरण। अब पिछले लेक्चर वीडियो में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, उसका आंसर देखेंगे और इसके लिए क्वेश्चन देखेंगे। तो ये पिछले लेक्चर यानी लेक्चर 4 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके आंसर है, और आज के जो लेक्चर है उस पर आधारित ये क्वेश्चन है। इन सभी को आप लोग बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर देंगे। लेक्चर 4 का भी बहुत स्टूडेंट ने बहुत सही आंसर दिया है, बहुत खुशी हो रही है कि आप सभी लोग नोट्स बनाते जा रहे हैं और उसको याद करते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, तभी आप क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं। जो लोग नहीं दे पा रहे हैं वे वीडियो को अच्छी तरह देखें, नोट करें, याद करें, निश्चित रूप से सभी क्वेश्चन का आंसर देंगे। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।